भुगतान संतुलन क्या है, इसके कितने खाते हैं और इसके अंतर्गत कौन-कौन सी मदें, कौन-कौन से आइटम्स आते हैं, इन चीज़ों को आज हम इस लेक्चर के अंदर बहुत ही बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है भुगतान संतुलन या भुगतान शेष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और शॉर्ट में कहते हैं इसको बीओपी, अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो गत वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी कि भुगतान संतुलन या भुगतान किसे कहते हैं, लेकिन संक्षिप्त में बताया था। लेकिन आज हम इसको बहुत ही डिटेल में जानेंगे, जिससे कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एकदम से क्लियर हो जाए। तो भुगतान संतुलन या भुगतान शेष किसे कहते हैं? किसी देश का समस्त विश्व के साथ एक वर्ष का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कुल आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड भुगतान संतुलन या भुगतान शेष कहलाता है। गत वीडियो में मैंने परिभाषा दूसरी लिखी थी और यहाँ पर जो परिभाषा लिखी उससे भी और सरल लिखी है। तो कुल मिलाकर जो भी परिभाषा है वो क्या बतला रही है कि एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ एक वर्ष में जो आर्थिक लेन देन होता है, जो आर्थिक लेन देन होता है, उसका जो विस्तृत रिकॉर्ड है, विस्तृत विवरण है, वही भुगतान संतुलन या भुगतान शेष कहलाता है। ये तो बात मैंने कर दी कि भुगतान संतुलन या भुगतान शेष किसे कहते हैं। अब थोड़ा भुगतान शेष या भुगतान संतुलन के खाते पर बात कर लेते हैं। इसमें आता क्या है संक्षिप्त में, इसकी जब गिनती की जाती है, इसको बैलेंस शीट पर लिखा जाता है, लेजर पर लिखा जाता है या कैश बुक में मेंटेन किया जाता है, तो दो पक्षों में इसको लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? एक पक्ष में आएगा निर्यात और एक पक्ष में लिखा जाता है आयात। तो ये एक्स है एक्सपोर्ट का और एम प्रतीक है इंपोर्ट का। तो ये निर्यात वाला हिस्सा हो गया और ये आयात वाला हिस्सा हो गया। यदि निर्यात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तियां, दूसरे वाले भाग में होगा भुगतान। तो जिन वस्तुओं का निर्यात किया माना ए बी सी, तो सेम दूसरे पक्ष में भी आयात की गई वस्तुएं ए बी सी इस प्रकार से लिखा जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि भुगतान संतुलन का जो रिकॉर्ड होता है, रखा जाता है, वह इस प्रकार से दोहरी प्रविष्टि में लिखा जाता है कि कितना या किन किन वस्तुओं का निर्यात किया और किन किन वस्तुओं का आयात किया, उनका मूल्य लिखा जाता है वस्तुओं के सामने। ठीक है जी। अब बात करते हैं खाते, अर्थात भुगतान संतुलन का जो खाता है या भुगतान शेष का जो खाता होता है, यह दो खातों से मिलकर बना है। अर्थात जितना भी व्यापार होता है विश्व के अनेक देशों के साथ एक देश का, वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है वो एक खाते में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसके दो खाते बनाए गए हैं। पहला जो खाता है ये अकाउंट है, ये A/C कर रखा है, यह अकाउंट को दिखाता है सॉल्ट में। तो पहला खाता है चालू खाता या इसी को कहते हैं करंट अकाउंट, और दूसरा खाता है पूंजी खाता, इसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों खातों से मिलकर क्या बनता है? भुगतान संतुलन या भुगतान शेष बनता है। अब हम जानेंगे कि चालू खाता क्या होता है या चालू खाते में कौन कौन सी मदें दर्ज की जाती हैं। तो नंबर 1 है चालू खाता लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? एक वर्ष का लेन देन, अर्थात एक देश का समस्त विश्व के देशों के साथ एक वर्ष में कितना लेन देन हुआ, अर्थात कितना निर्यात हुआ और कितना आयात हुआ, उन सभी को लिखा जाता है चालू खाते के लेखे में या चालू खाते में। अब कौन कौन से आइटम इसमें आते हैं, कौन कौन सी मदें या वस्तुएं इस चालू खाते में लिखी जाती हैं? तो देखो भाई, पहला है वस्तुओं का निर्यात और आयात मूल्य, अर्थात क्या लिखा जाता है कि जितनी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं और जितनी वस्तुएं आयात की जाती हैं उनको लिखते हैं और साथ में उनका मूल्य भी लिखा जाता है। लेकिन वस्तुओं की बात की तो वस्तुएं कैसी होती हैं? दृश्य होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, उसी को कहते हैं या इसी को पदार्थ कहते हैं। तो इसमें केवल
वस्तुओं के निर्यात और आयात को ही शामिल किया जाता है। जैसे भारत क्या करता है कि 100 कारें 100 कारें क्या करता है कि साउथ अफ्रीका को निर्यात करता है, ठीक है? तो ये निर्यात का उदाहरण हो गया। यदि भारत क्या करता है 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीदता है, तो ये क्या हो गया? आयात हो गया। ये तो वस्तुएं होती हैं कि जो कि दिखाई देती हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वस्तुओं का निर्यात और आयात तो होता ही है। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि बी में लिखा है सेवाओं का निर्यात और आयात मूल्य, अर्थात सेवाओं का भी निर्यात और आयात होता है, उनका भी अपना मूल्य होता है और उसे कहते हैं अदृश्य मदें। क्या कहते हैं? अदृश्य मदें। अदृश्य मदों में कौन कौन सी मदें या सेवाएं आती हैं, आइटम्स आते हैं, उसमें आती हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है नौ बहन या जहाज रानी की सेवाएं। नौ बहन या जहाज रानी, जो बड़े बड़े जलयान पानी में चलते हैं, विश्व का अधिकांश जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों से होता है, क्योंकि जलयानों की जो क्षमता होती है माल ढोने की, वह लाखों टन में होती है और किराया कम होता है। इसलिए अधिकांश जो सामान निर्यात किया जाता है और चाहे वो आयात किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? ये भेजा जाता है, वह शिप के द्वारा या जहाजों के द्वारा भेजा जाता है कि जो पानी में चलते हैं। तो उसमें भी निर्यात और उसका आयात मूल्य किसमें शामिल होगा? सेवाओं में आएगा, क्योंकि जहाज यदि मुंबई बंदरगाह से चला और न्यूयॉर्क बंदरगाह की तरफ भारत से चला, कहाँ? अमेरिका की तरफ, तो सामान यदि भारत से जा रहा है उधर की तरफ, तो सामान का भाड़ा पड़ेगा, भाई किराया पड़ेगा। तो यहाँ से सामान बम्बई से न्यूयॉर्क तक सामान जो ले गया है पानी वाला जहाज, तो वह सेवा देने का काम करता है। तो सेवा का मूल्य होता है, सेवाएं दिखाई नहीं देती हैं। दूसरा है, इसी में लिखा है बंदरगाह शुल्क की सेवाएं, अर्थात बंदरगाह पर जितनी भी वस्तुएं पहुंचती हैं, आयात या निर्यात होती हैं, तो क्या होता है? वहां पर लगता है सीमा शुल्क। शुल्क लगता है भैया, शुल्क देना पड़ता है। जैसे कि रोड पर क्या होता है? टोल टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ भी देना पड़ता है। तो ये भी सेवा के अंतर्गत आता है, अर्थात निर्यात और आयात का मूल्य इसमें शामिल होगा। ठीक है, अगला है बैंकिंग। तीसरा लिखा है बी में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रियों का किराया, संचार, मनोरंजन, कमीशन, उपहार, दान, प्रेषण, ये भी सारे की सारी अदृश्य वस्तुएं हैं या इनको सेवाएं कहते हैं और इनका भी मूल्य होता है। कैसे होता है? देखो बैंकिंग, बैंक का काम क्या होता है कि लेन देन करना, एक जगह की मुद्रा को दूसरी जगह भेजना, ये तो काम होता है। अन्य भी काम होते हैं बैंकों के। तो मुख्य रूप से क्या होता है? पैसा जमा करना, ठीक है, ऋण देना, उधार देना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पैसे को पहुंचाना या किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी बन जाना, ये बैंकों का काम होता है। तो यदि हमारे देश के बैंक विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो पैसा कहाँ आएगा? यदि वह लाभ होगा तो भारत पहुंचेगा, तो निर्यात हो के समान होगा। और विदेशों के बैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे सिटी बैंक है, अमेरिका का बैंक है, भारत में काम करता है, लाभ कमाएगा तो पैसा कहाँ भेजेगा? अमेरिका। तो वह क्या हो गया? हमारे लिए आयात। लेकिन जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विदेशों में काम कर रहा है, उसे जो लाभ होगा वो भारत भेजेगा, तो ये कहलाएगा निर्यात। ठीक है, तो ये सेवाओं का भी निर्यात और आयात होता है। बीमा होता है, शिक्षा है। हमारा देश के बहुत सारे जो शिक्षक हैं अनेक क्षेत्रों के विदेशों में पढ़ा रहे हैं, उनका फैमिली माता पिता कहाँ है? भारत में है, तो पैसा कमा के कहाँ भेज रहे हैं? यहाँ भेज रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? निर्यात। ओके, लेकिन यदि विदेशों के हमारे देश में वही काम करते हैं तो पैसा कहाँ भेजेंगे? अपने देशों के लिए भेजेंगे, तो हमारे लिए हो जाएगा आयात। ठीक है, इसी प्रकार से स्वास्थ्य की बात की, डॉक्टर भी इधर के अर्थात हमारा देश के डॉक्टर विदेशों में काम करते हैं, विदेशों के डॉक्टर हमारे देश में काम करते हैं। उदाहरण है यात्रियों का किराया। यात्री क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, जैसे भारत से ही, भारत के विमान में बहुत सारे यात्री बाहर के लिए निकल गए, कोई अमेरिका के लिए निकल गया, कोई जापान के लिए निकल गया, कोई अलग अलग कंट्रीज के लिए निकल गया। ठीक है, तो क्या होगा? किराया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। और उधर से इधर आता है तब भी किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी निर्यात और आयात होता है। ओके जी, यात्री भी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो जैसे कोई अमेरिका से भारत में आ गए 5,000 यात्री,
तो पैसा लेके यहाँ आएँगे, अर्थात डॉलर लेके आएँगे, तो ये हमारे लिए क्या है? निर्यात। लेकिन भारत वाले बाहर लेके जाएँगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? आयात। ओके? इसी प्रकार संचार की सेवाएँ हैं, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएँ हैं, जिसमें हम फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। मनोरंजन, यदि माना कि कोई भारतीय फ़िल्म है, बहुत हिट है, वो विदेशों में उसको दिखाना है, लेकिन वो तो हिंदी भाषा में बनी है, तो विदेशी भाषाओं में डब की जाती है, तो वहाँ जो मुनाफ़ा होगा, ठीक है? उसका पैसा कहाँ पहुँचेगा? भारत पहुँचेगा, मालिक तो भारत में बैठा हुआ है ना। तो इस प्रकार से भारत के लिए ये हो गया निर्यात। लेकिन विदेशियों की कोई फ़िल्म हॉलीवुड की बहुत प्रसिद्ध होती है और वो हिंदी या अन्य भाषा में डब होती है, तो भारत में दिखाई जाती है। तो जो पैसा लाभ होगा, तो मालिक तो उसका अमेरिका में बैठा है, तो हॉलीवुड पहुँचेगा, तो क्या होगा? आयात। ओके? इसी प्रकार से जैसे कमीशन होता है, जब बंदरगाहों पे सामान पहुँचता है, तो कुछ कमीशन लेते हैं बेचने का, ठीक है? उनको पैसा देना पड़ता है, वो भी सेवा के समान होता है। उपहार है, विदेशी क्या करते हैं, यदि हमारे देश में रहने वालों को क्या करते हैं, उपहार देते हैं, पैसे के रूप में देते हैं या सोना-चांदी के रूप में देते हैं, या हमारे देश वाले विदेशों को देते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है? दान आ जाता है, फ्री का जाता है। बहुत सारे ट्रस्ट इंडिया में काम कर रहे हैं, जिनको विदेशों से चंदा मिलता है, या विदेशों में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, जिनसे भारतीयों को वहाँ चंदा भेजना पड़ता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी आता है आपका किसमें? सेवाओं में आ जाता है। इसी का प्रेषण, प्रेषण में वही बात हम कर रहे थे कि हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ कमाते हैं, उस पैसे को जब वो इंडिया में भेजते हैं, तो उसको कहते हैं प्रेषण, ठीक है? क्या कहते हैं उसको? प्रेषण कहते हैं, पैसा यहाँ भेजते हैं। इसलिए तो विदेश में जा रखे हैं कि बाल-बच्चों का पालन-पोषण करना है और उस पैसे को भारत में भेजना है। तो जिन-जिन देशों में वो काम कर रहे हैं, उन देशों की मुद्राओं को भारत में भेजेंगे, तो भारत का विदेशी जो मुद्रा भंडार है, वो क्या होगा? भरेगा। तो ये सारी की सारी जो ये बी पॉइंट की 1, 2 और 3, ये सारी की सारी अदृश्य मदें हैं, जो कि चालू खाते में सम्मिलित की जाती हैं। तो चालू खाते की मदें कौन सी हुई भाई? एक तो वस्तुओं का निर्यात और आयात मूल्य हो गया, इसमें भौतिक वस्तुएं आती हैं, दृश्य वस्तुएं आती हैं, और सेवाएं हमने सारी बता दी, ये अदृश्य वस्तुएं हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, वस्तुओं के निर्यात और आयात, यानी वस्तुओं का जो निर्यात किया जाता है और आयात किया जाता है, इसका जो रिकॉर्ड होता है, मतलब कितनी वस्तुओं का निर्यात किया, कितने रुपये की हैं, कितने रुपए की वस्तुओं का आयात किया, कितने मूल्य की, ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है, ये होता है बंदरगाहों पर। इसका रिकॉर्ड कहाँ पर तैयार किया जाता है? बंदरगाह पर। जब सामान बेचने के लिए जाएगा, विदेशों को जाएगा, तब भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है? कहाँ? बंदरगाह पर, जैसे मुंबई बंदरगाह पर। कहाँ जाना है इसको? न्यूयॉर्क बंदरगाह पर, वहाँ पे भी दर्ज होगा, ठीक है? तभी तो पता चलेगा कि कितनी वस्तुएं गई। केवल वस्तुओं की बात हो रही है, सेवाओं की नहीं, ठीक है? तो सीमा शुल्क चौकियों पर या कस्टम पर ये दर्ज किया जाता है कि कितना निर्यात हुआ और कितना आयात हुआ। मात्र किसका किया जाता है? दृश्य मदों का किया जाता है, जो वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे कौन सी दिखाई देती है? जैसे कारों का निर्यात कर दिया, गेहूं चावल का निर्यात कर दिया, ठीक है, दवाइयों का निर्यात कर दिया। बट जो सेवाएं हैं, उनका रिकॉर्ड वहां नहीं होता है। जैसे लिखा है यहाँ, सीमा शुल्क चौकियों पर, कि वहां पर कैसे होगा? जैसे मैं हूं इंडिया में, ठीक है जी, और मेरा परिवार रहता है अमेरिका में, ठीक है, मैं यहाँ से उनको पैसा भेजता हूँ, तो मैं मुंबई बंदरगाह पे जाऊँगा पैसा जमा करने के लिए, कोई सामान थोड़ी हो रखा है, ठीक है? बैंक में जाऊँगा, बैंक सीधा ट्रांसफ़र कर लेगा, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? वो तो बैंक में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? बैंक में हो जाएगी। केवल वस्तुओं की बात की कि जिनकी एंट्री बंदरगाह पर बनी चुंगे या चौकियों पर होता है। अब बात करते हैं चालू खाते का जो लेखा है, जो भी ये बता रहे हैं, इसमें 2 बातों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। केवल दृश्य मदों के निर्यात, अर्थात जो वस्तुएं हैं, यदि उनके निर्यात और आयात के संदर्भ में देखें किसी देश का चालू खाते का भुगतान संतुलन, ठीक है? तो यहाँ पर देखें क्या होगा, यदि निर्यात ग्रेटर देन आयात, यदि किसी देश का निर्यात क्या होता है? ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, तो उसका जो खाता होगा, वो कैसा होगा? अनुकूल होगा। चालू खाता अनुकूल होगा, क्योंकि निर्यात ज़्यादा राशि का कर रहा है और आयात कम का कर रहा है। माना कि वह निर्यात कर रहा है 15 रुपये का और आयात कर रहा है 7 रुपये का, तो 15 में से 7 घटा दीजिए, तो 8 रुपये का उसको क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो दृश्य मदों हैं, ठीक है, जो वस्तुएँ हैं, तो ऐसी स्थिति में एक स्थिति है
कि जब निर्यात ग्रेटर देन आयात तो जो चालू खाते का भुगतान शेष है या इसे क्योंकि इसमें वस्तुएं ही शामिल की जा रही हैं, इसको व्यापार शेष भी कह सकते हैं। तो ऐसे में व्यापार शेष क्या होगा? अनुकूल होगा या इसी को कहते हैं चालू खाते का जो वस्तुओं का निर्यात और आयात है, यदि निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है तो ऐसी स्थिति में वह अनुकूल होगा देश के। ठीक है जी? प्रतिकूल भी हो सकता है वस्तुओं के ही संदर्भ में, दृश्य मदों के संदर्भ में यदि निर्यात लेस देन आयात अर्थात आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है किसी देश का, तो ऐसी स्थिति में देश का चालू खाता या व्यापार जो शेष है वह प्रतिकूल हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे आयात कर दिया 200 रुपये का, ठीक है जी, और निर्यात हुआ मात्र कितने रुपए का? 100 रुपये का। तो 200 में से 100 घटा दीजिए तो 100 रुपये का क्या हो रहा? घाटा हो रहा है। तो उसी घाटे को कहते हैं प्रतिकूल। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा है अदृश्य या जो सेवाएं जिसे कहते हैं, अदृश्य जो मदें होती हैं जो हमने यहां पर बताई आपको, या सेवाओं के निर्यात और आयात के संदर्भ में क्या होगा? इसके संदर्भ में क्या होगा? इसके संदर्भ में भी इसी को ले लेते हैं। यदि अदृश्य सेवाओं का, ठीक है जी, अदृश्य मदों का निर्यात अधिक होगा और आयात कम होगा तो ऐसे में क्या होगा? फायदा होगा। तो चालू खाते का भुगतान शेष कैसा होगा? अनुकूल होगा। और यदि क्या होता है? निर्यात लेस देन आयात अर्थात आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है दृश्य मदों का, तो भुगतान शेष का जो चालू खाता है वह क्या होगा? प्रतिकूल होगा या घाटे को दर्शाने का काम करेगा। अगली बात करते हैं, यदि ये क्या करें? दृश्य मदों अर्थात जो वस्तुएं हैं और सेवाओं दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया जाए, इनकी कुल कीमत निकाली जाए, ठीक है जी, इनका कुल मूल्य निकाला जाए, तो कोई देश यदि निर्यात ग्रेटर देन आयात, यदि निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है तो ऐसी स्थिति में चालू खाते का जो भुगतान शेष होगा उस देश के अनुकूल होगा। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? निर्यात लेस देन आयात अर्थात निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा होता है दोनों मदों का, दृश्य और अदृश्य मदों का, तो चालू खाते का जो भुगतान शेष होगा वो कैसा होगा? प्रतिकूल होगा। तो प्रतिकूल में कब होता है? कि जब आयात ज्यादा होता है, ज्यादा राशि का होता है और निर्यात कम राशि का होता है, तभी जाके प्रतिकूल होता है। और अनुकूल कब होता है? जब निर्यात ज्यादा राशि का होता है और आयात कम राशि का होता है, तब भुगतान शेष का जो चालू खाता है वह कैसा होता है? लाभ की स्थिति में होता है या अनुकूल की स्थिति में होता है। तो ये दोनों जोड़कर हो गया, ठीक है जी। और पहले अकेला फिर अकेला, और यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों ही जो मदें हैं वो किसमें या किस खाते में दर्ज हो रही हैं? चालू खाता। तो भुगतान शेष का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला खाता हो गया चालू खाता। कौन सा खाता हो गया? चालू खाता। अब दूसरे खाते की बात करते हैं, पूंजी खाता। पूंजी खाता, अब जो चालू खाते में जो आइटम रखे गए हैं वह पूंजी खाते में नहीं रखे जाते हैं। जैसे कि कोई व्यापारी है, उसके दो खाते होते हैं, एक हो गया उसका बचत खाता किसी बैंक में और एक हो गया उसका चालू खाता उसी बैंक में, मान लीजिए, तो दोनों खातों में वो अलग अलग हिसाब रखने का काम करता है। ऐसे ही भुगतान से इसमें भी कोई देश क्या करता है कि अलग अलग खाते बनाता है। तो चालू खाते का तो हमने बता दिया आपको। अब पूंजी खाते की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। इसमें क्या आता है? विदेशों से प्राप्त ऋण, कि कोई देश विदेशों से प्राप्त क्या करता है? ऋण प्राप्त करता है, ठीक है जी। कोई देश या विदेशों को ऋण देता है, प्राप्त करता है, तो आयात होगा, देता है तो निर्यात के तुल्य होगा, वह इसमें आएगा। किसमें? पूंजी खाते में। विदेशी सरकारों से प्राप्त सहायता, अब विदेशी सरकारों से भाई सहायता भी मिलती है किसी देश को, जैसे अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दे दी, ठीक है, आर्थिक सहायता दे दी, बोलते हैं ब्याज नहीं लेंगे, पैसा जरूर वापस करेगा भाई, मूलधन 100 रुपये लिए वापस करेगा, ठीक है, लेकिन ब्याज नहीं देगा, तो आर्थिक सहायता कर दी, ऐसा भी हो सकता है। या भारत ने गरीब देशों की कर दी, तो ऐसी स्थिति होती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? दोनों आता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। यदि देता है तो एक्सपोर्ट, लेता है तो इम्पोर्ट। यदि क्या करता है? विदेशी सरकारों से प्राप्त सहायता, यदि सहायता प्राप्त होती है, विदेशों से सहायता प्राप्त होती है, मतलब अमेरिका से भारत को होती है, तो ये तो आयात के समान हो गया, ये तो हो गया इम्पोर्ट। लेकिन यदि भारत किसी अन्य देश को देता है तो भारत के लिए हो गया एक्सपोर्ट। ओके, तो कुल मिलाकर जो ऋण है या सहायता है, इसका भी क्या होता है? निर्यात और आयात होता है, अर्थात इसके भी दो पक्ष होते हैं, ठीक है जी। जब
एंट्री की जाती है बैलेंस शीट पर। अगला है एनआरआई द्वारा भारतीय बैंकों में जमाएं। जो प्रवासी भारतीय हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जिन्हें कहते हैं, अप्रवासी भारतीय, जो बहुत सालों पहले विदेशों में बस गए थे और जो उनकी वर्तमान पीढ़ी है वो भारत के बैंकों में वहाँ से पैसा भेजती है। माना कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई जापान में है और यहाँ जमा करता है, अर्थात भारतीय बैंकों में जमा करता है। ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो पूंजी खाते में आएगा। या ये कंडीशन हो गई। या हो सकता है कि हमारे देश में रहने वाले वो विदेशों में भी तो कर सकते हैं पैसा जमा। ठीक है, कि यहाँ भी तो विदेशों के रहने वाले हैं, लेकिन वो विदेशों में लाभ कमाने के लिए पैसा वहाँ उनके बैंकों में जमा करते हैं, तो वो वहाँ चला जाएगा। एनआरआई द्वारा भारतीय बैंकों में जमाएं यदि की जाती हैं तो वह किस खाते में दर्ज होंगी? पूंजी खाते में दर्ज होंगी। विदेशों से प्राप्त निवेश, अब देखो विदेशों से दो प्रकार से निवेश आ सकता है। एक तो सरकारी निवेश हो सकता है, किसी देश की सरकार सीधे डायरेक्ट किसी क्षेत्र में पैसा लगा सकती है, और दूसरा आता है निजी निवेश जिसमें प्राइवेट कंपनियां आती हैं। तो जैसे भारत में अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, रूस की बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में क्या कर रही हैं? उद्योग धंधों में पैसा लगा रही हैं लाभ कमाने के लिए। ऐसे भारत की भी कंपनियां हैं जो विदेशों में पैसा लगा रही हैं, जैसे भारत की टाटा मोटर्स हो गया, इसी प्रकार से आपकी इन्फोसिस कंपनी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। तो इस प्रकार से देखिए, तो विदेशों से प्राप्त निवेश, ठीक है जी, ये किस खाते में आएगा? पूंजी खाते में आएगा। तो ये तो आने की बात हो रही, विदेशों से प्राप्त निवेश, लेकिन विदेशों को देते भी हैं, प्राप्ति नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा अमेरिका से इधर को कौन आ रहा है और इधर से उधर को कौन जा रहा है। ठीक है जी, या विदेशों की बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं, भारत की बहुत सारी कंपनियां विदेशों में क्या कर रही हैं? निवेश कर रही हैं। तो जो फायदा होगा भारतीय कंपनियों को विदेशों में, उसका पैसा कहाँ आएगा? बाद में भारत में आएगा। तो भारत के लिए क्या होगा? वो निर्यात के समान होगा, क्योंकि वो मुद्रा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जमा होगी। लेकिन जो भारत में कंपनियां काम कर रही हैं विदेशी, उनको जो फायदा होगा वो कहाँ भेजेंगे? अपने देश भेजेंगी। तो हमारे लिए क्या होगा? आयात के समान होगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि आईएमएफ द्वारा प्राप्त ऋण, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वह भी भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए ऋण देता है, उधार देता है, तो वो भी पूंजी खाते में दर्ज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का क्या मीनिंग है कि एक देश का विभिन्न देशों के साथ पूंजीगत जो लेन देन होता है, पूंजी का जो लेन देन होता है, किससे ले रहा है और किसको दे रहा है, मतलब कितना लिया और कितना दिया, ये जो दर्ज होता है ये पूंजी खाते में दर्ज होता है, और ये पूंजी खाते की मुख्य मुख्य मदें हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है? भुगतान शेष में के चालू खाते को हमने बताया कि उसमें वस्तुएं और सेवाएं आ रही हैं, उसका लेन देन हो रहा है, निर्यात और आयात हो रहा है। लेकिन दूसरे भाग में पूंजी खाते में देख रहे हैं हम कि पूंजी का अर्थात पैसों का भी क्या होता है? व्यापार होता है, इसका भी निर्यात और आयात होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया पूंजी खाते की मदें। ठीक है, ये भी दोहरी प्रविष्टि पर आधारित है, प्राप्ति और भुगतान, निर्यात और आयात। अब बात करते हैं कि जब हम पूंजी खाते की बात कर चुके हैं, उससे पहले हम चालू खाते की बात कर चुके हैं। तो चालू खाता और पूंजी खाता ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनसे मिलकर क्या बनेगा? समस्त भुगतान शेष या समस्त भुगतान संतुलन बनेगा, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, या जिसे भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको क्या बताया? हमने बताया भुगतान संतुलन या भुगतान शेष किसे कहते हैं। पिछली बार हमने डेफिनेशन अलग बताई थी, इस बार डेफिनेशन दूसरे ढंग से बताई है, लेकिन मीनिंग एक ही है। इसमें खास बात और क्या बताई? खास बात हमने बताई कि भुगतान शेष के खाते, कि भुगतान शेष के कितने खाते होते हैं? भुगतान शेष के दो खाते होते हैं, एक है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया पहला कि चालू खाते में क्या आता है। ठीक है, एक वर्ष का लेन देन। ठीक है, इसमें ए में लिखा वस्तुओं का निर्यात और आयात मूल्य, अर्थात इसमें जो वस्तुएं और सेवाएं आ रही हैं, इसमें दृश्य मदें आती हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे कार हो गया, पेट्रोल हो गया। सेवाएं होती हैं, उसका भी निर्यात और आयात मूल्य होता है, ये अदृश्य मदों में आता है। ये दिखा दिया हमने। नौ बहन या जहाजरानी, बंदरगाह शुल्क हो गया, बैंकिंग, बीमा, प्रेषण, दान, उपहार, स्वास्थ्य, यात्रियों का किराया, संचार,
ये हमने इसमें दिखाई। अब इसमें हमने बात की कि चालू खाते का लेखा का जो वस्तुओं का निर्यात और आयात का जो विवरण लिखा जाता है, क्योंकि माल एक देश से दूसरे देश में बंदरगाहों पर जहाज़ों के द्वारा जाता है, इसलिए इनकी जो एंट्रीज होती हैं, जो लिखा जाता है कितना माल गया, कितना आया, कितने मूल्य का था, वह वहाँ पर जो चौकियाँ होती हैं, सीमा शुल्क चौकियों पर दर्ज किया जाता है। लेकिन सेवाओं का नहीं किया जाता है, क्योंकि सेवाएँ तो व्यक्ति शहरों में दे रहा है, हो सकता है गाँव में दे रहा है, तो वहाँ जो पैसा मिल रहा है, तो उसको बंदरगाह में थोड़ी जाना है, वो तो बैंक में जाएगा, ठीक? अगला हमने कहा कि केवल दृश्य मदों, तो दृश्य मदों को हम क्या कहते हैं? इनकी निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को हम कहते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि यदि निर्यात ग्रेटर देन आयात तो अनुकूल होगा, यदि निर्यात लेस देन आयात तो प्रतिकूल होगा। व्यापार शेष, फिर हमने कहा अदृश्य मदों को ही ले लें, ठीक है? इनके आयात और निर्यात के संदर्भ में यदि निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होगा तो अनुकूल होगा, मतलब लाभ की स्थिति में होगा। निर्यात यदि आयात से क्या होता है, कम होता है तो प्रतिकूल होगा, एक घाटे की स्थिति होगी। फिर हमने क्या बताया कि दृश्य और अदृश्य मदों दोनों को जोड़ दो, इनकी राशि आ जाएगी। यदि निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है तो चालू खाते का भुगतान शेष अनुकूल होगा, वरना निर्यात कम और आयात ज़्यादा होंगे तो प्रतिकूल होगा। और उधर हमने पूंजी खाते की बात की है। तो इस प्रकार से आज हमने भुगतान संतुलन या भुगतान शेष के दोनों खातों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझने काम किया है, और आगे भी हम इसी के ऊपर और भी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाभदायक है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो हमारी एकेडमिक एग्जामिनेशन है और चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है।